नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में जहां पे हम तैयारी करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन वाइस प्रिंसिपल 2026 की। दोस्तों, ये एक मास्टर रिवीजन डॉक्यूमेंट है जहां पर सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। आपने अभी तक कितनी तैयारी की है, कितनी नहीं की है। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो दोनों प्रकार के हैं। एक तो वो है जिन्होंने बहुत ज्यादा तैयारी की है, एक वो है जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है क्योंकि पढ़ने से अब उनका मन भर गया था। उन्होंने डायरेक्ट वाइस प्रिंसिपल, डायरेक्ट प्रिंसिपल दोनों की परीक्षा दी है। और कुछ हमारे साथी ऐसे थे जो इंतजार कर रहे थे, जो केवल एलईडी के थे, एलडीई के ही थे। वो इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा पेपर हो। तो चलिए, मिक्स्ड फीलिंग है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ के जाते हैं तो एटलीस्ट, मैं ये नहीं कहता कि सारे प्रश्न इसमें से आएंगे, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा कि हाँ चलो हमने कुछ तो पढ़ाई की है। अब देखिए, इन प्रश्नों में मैं क्या लेके आया हूं आपके लिए, ये देखने का विषय होगा। आई हैव ब्रॉट कॉमन क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल फोर मेजर एग्जाम पेपर्स। जो चार आपके पेपर हुए हैं अभी तक के, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ईएमआरएस प्रिंसिपल एंड असिस्टेंट कमिश्नर, इन चारों पेपर का निचोड़ और अनआस्क्ड सिलेबस टॉपिक, अभी तक क्या पूछा गया है, क्या कॉमन है, वो निकालिए। एक तरफ वो निकालिए कि क्या बिल्कुल नहीं पूछा गया है। तो दोनों चीजों का मिश्रण आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यू आर गोइंग टू गेट बोथ द थिंग्स टुगेदर and that will be easy for you to understand and to cover your syllabus. So let us move ahead, friends, towards the journey for an hour with Devangan sir. So section A, इस तरीके से सेक्शन I तक मैंने इसे बनाया है। 13 पेज का डॉक्यूमेंट है दोस्तों, जिसके हम पेज नंबर 2 पे हैं। आप देख सकते हैं। इस पेज में आपको क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर। सेक्शन ए, एलईडी वीपी सिलेबस एट ग्लांस। हम सिलेबस की बात करते हैं, वेटेज की बात करते हैं। अभी तक के जो पेपर हुए हैं उसमें जो पार्ट 1 है आपका एजुकेशन एंड लीडरशिप, जिसमें विशेषकर चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक है, लर्निंग थ्योरीज है, करिकुलम है, एनईपी 2020 है, एनसीएफ है, राइट टू एजुकेशन है, पॉक्सो है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। अभी तक की इन चारों परीक्षा में हमने देखा कि 40% का वेटेज आ रहा है। मैनेजमेंट की और सुपरविजन एंड लीडरशिप की बात करें तो मैनेजमेंट प्रोसेसेस, एचआरडी मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, फ्लैंडर्स और इमोशनल इंटेलिजेंस, इससे 30% का वेटेज लिया जा रहा है। अभी तक ये देखने में आया है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस की बात करें तो उसमें भी पर्टिकुलरली सीसीएस रूल्स, एफआरएसआर, टीएएलटीसी, सीजीएचएस, आरटीआई, जीएफआर 2017, एनपीएस, पॉस एंड पॉक्सो, इनकम टैक्स और जेम, इससे 30% का वेटेज आ रहा है। तो हम की इनसाइट हम क्या समझ सकते हैं, क्या चीज आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चंस ऑन एनईपी 2020, पॉक्सो, राइट टू एजुकेशन, जीएफआर 17, सीसीएस सीसीए रूल, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड लीडरशिप थ्योरीज appear in all four exams. Master these first. इनको आप सबसे पहले तैयार कीजिए। ये जो मैंने वेटेज बताया 40%, 30%, 30%, ये वेटेज चारों क्वेश्चन पेपर को निकाल के मैं बता रहा हूं, अपने मन से बिल्कुल भी नहीं बता रहा। एग्जाम पेपर एनालाइज, कौन कौन से पेपर का हमने एनालिसिस किया है, यहाँ पे मैंने जानबूझ के लिखा है। उसको 1 मिनट का समय दीजिए और पढ़िए, क्योंकि नीचे जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको, 50 to 60 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, थ्योरी के भी और एमसीक्यू के भी, उसमें मैं ये कोड दूंगा आपको, वाइस प्रिंस। इसका मतलब है वो कौन से पेपर में आया है, केवीएस वाइस प्रिंसिपल के टीयर 2 एग्जामिनेशन 26 में आया, जो 28 मार्च को हुआ था। केवीएस एनवीएस प्रिंसिपल एग्जाम 26 जो हुआ था, उसका कोड मैंने दिया है। हालांकि पेपर में ही ये कोड लिखा हुआ था, तो पूरा डिटेल ना लिख के प्रिंसिपल लिखा है, तो वो प्रिंसिपल एग्जाम में आया है। वाइस प्रिंस लिखा है मतलब वो वाइस प्रिंसिपल की एग्जाम, ईपीआर लिखा है मतलब वो ईएमआरएस के पेपर में आया, और के असिस्टेंट कमिश्नर लिखा है तो असिस्टेंट कमिश्नर का पेपर है। इस चीज को आप विशेष ध्यान देंगे। चलिए, अब प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं और हम आ गए हैं पेज नंबर 3 पर। दोस्तों, यहां से हमारा टास्क आज का चालू होता है। These MCQs topic appeared in 3 or 4 of papers. Study answers carefully. दोस्तों, ये बहुत घन विश्लेषण है जो आपको यहाँ पे एक पीडीएफ में मिल रहा है। अन्यथा आपको 4 क्वेश्चन पेपर को अलग अलग, जैसे मैं लेके बैठा हूँ, मेरे पास में ये पेपर है, ये पेपर है, और इस तरीके की डायरी है। आपको ऐसे 10 चीजें लेके बैठने की जरूरत नहीं है। आपको एक पीडीएफ में ये दिया जा रहा है और वहां पे लिखा भी जा रहा है कि कौन कौन से पेपर में आया है। जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है वो पढ़ते से ही समझ जाएंगे कि यस, ये क्वेश्चन इस पेपर में और इस पेपर में आया हुआ है।
बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू पियाजे, ड्यूरिंग विच स्टेज कैन चिल्ड्रन लॉजिकली सॉल्व हैंड्स ऑन प्रॉब्लम? हैंड्स ऑन प्रॉब्लम को लॉजिकली कौन सी स्टेज में वो सॉल्व कर पाते हैं? एंड अंडरस्टैंड कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल एग्जाम में और वाइस प्रिंसिपल एग्जाम दोनों में आया हुआ 26 में। आपको ध्यान देने, कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी दोनों चीज शामिल हो। तो आंसर हमने दिया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज 7 to 11। ये आपका सीधा सीधा आंसर है। कॉन्क्रीट स्टेज में, ऑपरेशनल स्टेज में समझ पाते हैं। चिल्ड्रन कैन थिंक लॉजिकली अबाउट फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट को वो लॉजिकली समझ पाते हैं। दे अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, क्वांटिटी स्टेज सेम डिस्पाइट शेप चेंजेस। शेप भले चेंज हो जाए, आकार भले परिवर्तित हो जाए, परंतु क्वांटिटी वही रहती है। एंड रिवर्स ऑपरेशनल, रिवर्स ऑपरेशनल भी हो सकता है। उदाहरण ले लीजिए कि एक मैडम कक्षा 3 में पढ़ाने गई हुई है। देखिए, मैंने आपके लिए इन सब का उदाहरण भी लिखा है। देखिए दोस्तों, कि कक्षा 3 की शिक्षिका ने आटे की 2 समान लोइयां ली, एक को बेलकर रोटी बनाया, दूसरे को गोली ही रखा, लोई के रूप में ही रखा। अब बच्चों से पूछा क्या दोनों में आटा बराबर है? तो 8 वर्ष का राहुल कहता है कि हाँ, बस शक्ल बदल गई है, मात्रा वही। अब उसको समझ में आ गया कि जो मैडम ने रोटी बेला है, तो बेलने में और लोई में दोनों में मात्रा बराबर है, वही है। यही संरक्षण की समझ है, यही कंजर्वेशन है। साथ में वो यह भी बता सकता है कि वो जो बेला है आपने रोटी, उसको आप फिर से लोई बना सकते हैं। तो ये क्या है? व्युत्क्रमण है, रिवर्सिबिलिटी है। तो दोस्तों, जहां तक मैं समझता हूँ ये पहला प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से मैं सारे प्रश्नों को आगे बढ़कर एग्जाम्पल सहित समझाने वाला हूँ। जो दोस्त समझते हैं कि ये उनके लिए उपयोगी नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे वीडियो को बंद कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। जिनको लगता है कि बिल्कुल अच्छा है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं, आगे बढ़ते जाइए दोस्तों। विच प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेट्स दैट, बच्चे का कौन सा डेवलपमेंट का स्टेज ये कहता है कि मोटर कंट्रोल इमर्जेस फर्स्ट इन द ट्रंक बिफोर अपियरिंग इन हैंड्स एंड फिंगर्स। ये चारों एग्जाम में आया है दोस्तों, देख लीजिए, चारों के चारों एग्जाम। सीधा सीधा 2 उत्तर है इसके, प्रॉक्सिमोडिस्टल और सिफेलोकॉर्डल। तो दोनों को आप समझ लीजिए। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर, दैट इज ट्रंक स्पाइन, आउटवर्ड टू एक्सट्रीमिटीज। आउटवर्ड से, सेंटर से कहा जाता है, हैंड्स एंड फिंगर्स की ओर जाता है। और जब सिफेलोकॉर्डल होता है तो क्या होता है? हेड टू टो, हेड टू टो के डायरेक्शन में जाता है। एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो क्या देखते हैं इसका, कि 6 माह का शिशु जो होता है, पहले अपनी गर्दन और धड़ को सीधा रखना सीखता है, फिर 8 माह में बैठता है, और उसके बाद हाथों से वस्तु को पकड़ता है, हाथ में उसकी पकड़ बनती है, और अंत में 12 से 18 महीने में अंगुली से, अंगूठे से चिमटी बनाकर पकड़ने लग जाता है, आपके हाथ को, आपकी उंगली को पकड़ने लग जाता है। तो क्रम क्या हुआ? धड़, हाथ और उंगली, ये इसका क्रम हुआ, प्रॉक्सिमोडिस्टल। उम्मीद है 2 प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, और दोनों प्रश्न परीक्षा में आए हैं, और एक चारों एग्जाम में ही आया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 3, अकॉर्डिंग टू इरिक्सन, इरिक्सन के अनुसार द मोटर कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग अडोलसेंस, अडोलसेंस जो एज होती है जिसमें आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी डिफ्यूजन जो होता है, इट सेंटर्स ऑन, ये कहाँ सेंटर होता है? प्रिंसिपल एग्जाम में, वाइस प्रिंसिपल एग्जाम में, असिस्टेंट कमिश्नर एग्जाम में। अगर आपने पेपर का एनालिसिस किया है तो आप पाएंगे कि ये तीनों पेपर में आया था। सीधा सीधा और क्लियर, और एक लाइन में हम इसका क्या उत्तर देंगे? लंबा चौड़ा भाषण नहीं देंगे, लंबा चौड़ा उत्तर नहीं लिखेंगे। एक लाइन का उत्तर क्या है? क्योंकि आपको 1 नंबर का प्रश्न आ रहा है इस तरीके से, इसका सीधा सीधा उत्तर होगा डेवलपिंग अ क्लियर एंड स्टेबल सेंस ऑफ सेल्फ। ये कब क्लियर चालू होता है? एडोलेसेंट एज में, 12 से 18 साल के। बच्चा स्ट्रगल टू आंसर हु एम आई, मैं कौन हूं, ये आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी डिफ्यूजन, हु एम आई, फॉर्मिंग पर्सनल आइडेंटिटी थ्रू एक्सप्लोरेशन ऑफ रोल्स, वैल्यूज एंड बेनिफिट। कक्षा 10वीं का बच्चा पास होने के बाद में, परीक्षा देने के बाद में सोचता है मैं साइंस लूं कि आर्ट्स लूं, आइडेंटिटी। या फिर एक दूसरा बच्चा है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, कि कक्षा 9 की प्रिया एक दिन कहती कि मैं डॉक्टर बनूं, फिर दूसरे दिन कहती नहीं मुझे तो सिंगर बनना है, फिर तीसरे दिन बोलते कि नहीं मुझे टीचर बनना है। वह यह जानने की कोशिश कर रही है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। स्कूल में विभिन्न गतिविधियां, विज्ञान क्लब हो गया, नाटक हो गया, खेल में भाग लेना देना हो गया, उसकी पहचान बनाने में मदद करता है। ये एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष का मुख्य संघर्ष है, पहचान बनाम भूमिका या भ्रम।
आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी डिफ्यूजन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। अकॉर्डिंग टू कोहेल्सबर्ग्स थ्योरी, a student follows school rules primarily to gain approval from the teacher। स्कूल के नियमों को वो पालन क्यों करता है? टू गेन अप्रूवल फ्रॉम द टीचर। विच लेवल और विच स्टेज इज दिस? तो ये कौन सा स्टेज है? 3 एग्जाम में आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, बार बार में मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए लिखा गया है। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसका प्रिंट आउट लीजिए, आज इसे पढ़िए, कल आप ट्रेवल करेंगे, 25 तारीख है, कल पूरा पढ़िए आप इसे, और 26 को पेपर में सब लिख के आइए। यही शुभकामनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। कन्वेंशनल मोरालिटी है स्टेज 3 जिसे हम कहते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। द पर्सन सीक्स अप्रूवल एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर्स। एक्शंस आर जज्ड गुड इफ दे प्लीज आर हेल्प अदर्स। यदि आपका एक्शन अच्छा लगता है, इट प्लीजेस पीपल, और इन ऑर्डर टू प्लीज द पीपल समटाइम चाइल्ड डज दिस थिंग। कक्षा 5 का अंकित लाइन में चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि शिक्षिका ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, सबको तुमसे सीखना चाहिए। जब शिक्षक ने ऐसा कह दिया एक बार, वो एक आइडियल सेंटेंस हो गया। वो अपने व्यवहार का मूल्यांकन इस आधार पर करता है कि क्या इससे शिक्षिका खुश रहेगी। तो शिक्षिका को खुश रखने के लिए ही कीप्स ऑन डूइंग दिस जॉब, दैट इज हिज गुड जॉब दैट ही कीप्स ऑन डूइंग। डेवलपमेंट फॉलोज अ डैश सीक्वेंस। डेवलपमेंट कौन सा सीक्वेंस फॉलो करता है? एंड अकर्स एट अ डैश रेट। सीक्वेंस कौन सा होता है और रेट क्या होता है? फॉर अ डिफरेंट चिल्ड्रन। ऑल 4 एग्जाम में आया है दोस्तों, ऑल 4 एग्जाम में आया तो कितना जरूरी होगा इस बात को आप सोच लीजिए। सीधा सीधा इसका उत्तर है प्रिडिक्टेबल होता है। जो डेवलपमेंट होगा वो सिक्वेंशियल होता है और प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस में होता है, एंड इट अकर्स एट वेरिएबल रेट। आपकी और मेरी एज सेम है, डेवलपमेंट जो होगा सिक्वेंशियल होगा, एक ही समान, एक साथ उठना बैठना बोलना चालना लिखना पढ़ना सीखेंगे, लेकिन पढ़ने में आप कितने तेज है ये वेरी करेगा। मैं कमजोर हूं, ये वेरी करेगा। सो दिस इज प्रिडिक्टेबल एंड वेरिएबल डेवलपमेंट है। इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। शिफ्ट द शिफ्ट टू 5+3+3+4, इसको एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रक्चर इन एनईपी 2020 इज प्राइमरली बेस्ड ऑन, ये भी प्रश्न चारों एग्जाम में आया है। ये 5+3+3+4 स्ट्रक्चर जो है एनईपी 2020 के अनुसार ये क्या है, ये किस पर बेस्ड है? तो कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। किस पर बेस्ड है ये? कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। द न्यू स्ट्रक्चर अलाइंस स्कूल स्टेजेस विद डेवलपमेंट माइलस्टोन। जैसे फाउंडेशनल स्टेज जो होगा 3 से 8 साल, फिर उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज 8 से 11 साल तक, मिडिल स्टेज 11 से 14 साल तक, और सेकेंडरी स्टेज 14 से 18 साल तक, जहां 12वीं पास करके बच्चा स्कूल छोड़ता है। इज दैट क्लियर? इसी को देख लेते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल को आपको दिखाया नहीं, आप पढ़ सकते हैं, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। जो हम प्रिडिक्टेबल और वेरिएबल की हम बात कर रहे थे, 2 बच्चे सोनू और मोनू दोनों 8 माह में रेंगना शुरू करते हैं, पूर्वानुमेय अनुक्रम मतलब प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस। लेकिन सोनू 10 माह में चलना शुरू कर देता है, जबकि मोनू 14 माह में, तो ये वेरिएबल हो गया। विकास का क्रम सब में एक जैसा है, लेकिन गति अलग अलग है। क्रम सीक्वेंस, गति, गति जो अलग अलग हो रही है वो क्या? गति मतलब वेरिएबल, परिवर्तनशील जो है। पूर्वानुमेय मीन्स प्रिडिक्टेबल, और जो गति होगी कैसी होगी? परिवर्तनशील होगी, वेरिएबल। अभी हम बात कर रहे थे एनईपी में 5+3+3+4 ढांचे की। तो 3 वर्षीय बच्चा खेल खेल में अक्षर सीखता है, तो ये फाउंडेशन स्टेज हो गया। 8 वर्ष का बच्चा कहानी प्रश्नोत्तरी से सीखता है, तो ये प्रिपरेटरी स्टेज हो गया। 11 वर्षीय बच्चा जो है विज्ञान के प्रयोग समझ सकता है, इसलिए वो मिडिल स्कूल में रहता है, तो साइंस लेबोरेटरी, जूनियर साइंस लेबोरेटरी हो जाता है। 14 वर्षीय किशोर गहन चर्चा करता है सेकेंडरी लेवल पे। यही ढांचा बाल विकास के प्राकृतिक चरणों से मेल खाता है। तो इस उदाहरण से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, स्कूल कैन बेस्ट एड्रेस adolescent identity issues by, school can best address adolescent identity issue by, किस तरीके से स्कूल आइडेंटिफाई कर सकता है, एड्रेस कर सकता है एडोलेसेंस इश्यूज को? ये ईएमआरएस प्रिंसिपल एग्जाम में और केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल एग्जाम में पूछा गया था। इनकरेजिंग सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग,
ये दो चीजें ध्यान, encouraging self expression and critical thinking. School should provide safe spaces for identity exploration. Identity exploration के लिए safe space देना चाहिए. Allow student to question and reflect. बच्चा प्रश्न पूछने के लिए फ्री होना चाहिए. Not impose uniform conformity. यूनिफॉर्म कन्फॉर्मिटी एडोलसेंस के एज में बिल्कुल भी ठीक नहीं है. उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं. एक स्कूल ने विचार मंच शुरू किया जहां छात्र बिना किसी डर के अपने विचार रखे. जैसे लड़के नीला क्यों पहनते हैं, मैं गुलाबी पहनना चाहता हूं. प्रिंसिपल ने सबको समान अवसर दिए. यह आत्म पहचान की खोज को सुरक्षित स्थान देता है. आई होप बाय द एग्जांपल द थिंग्स आर क्लियर फ्रेंड. क्वेश्चन नंबर 8 टाइम टेबल की बात करता है. विच प्रिंसिपल ऑफ टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन इज फॉलोड व्हेन टाइम dedicated to a subject is determined by its value, importance and difficulty. तो वो विच प्रिंसिपल ऑफ टाइम टेबल, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ टाइम टेबल, ये पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न, और 2 एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया. तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव इंपॉर्टेंस एंड डिफिकल्टी, बस इतना सा आंसर है आपका. प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव इंपॉर्टेंस एंड डिफिकल्टी. टाइम एलोकेशन शुड रिफ्लेक्ट द एकेडमिक वेट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच सब्जेक्ट. इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है. किसी स्कूल में गणित जटिल सब्जेक्ट है को 8 पीरियड मिलते हैं, जबकि संगीत अपेक्षाकृत आसान को केवल 2 पीरियड मिलते हैं. यह विषय की कठिनाई और उपयोगिता के आधार पर समय विभाजन किया जाता है. केंद्रीय विद्यालय संगठन हमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइन देता है कि इस सब्जेक्ट को इतना पीरियड मिलना चाहिए. यहाँ तक कि ये भी डिसाइड किया जाता है कि ये सारे सब्जेक्ट लंच के पहले होना चाहिए, ये लंच के बाद होना चाहिए, ये पहला होना चाहिए, ये आखिरी होना चाहिए. इस तरीके की गाइडलाइन टाइम टू टाइम हमको मिलता है. बहरहाल हमको सिद्धांत की बात थी, तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव इंपॉर्टेंस एंड डिफिकल्टी. दोस्तों आई होप इट इज ऑल गुड एनफ फॉर योर रिविजनल सेक. सेक्शन सी में हम आते हैं. लर्निंग थ्योरीज, पेडागोजी एंड करिकुलम से बेस्ड क्वेश्चंस को भी कैटेगराइज कर दिया है दोस्तों कि कौन से क्वेश्चन को पहले ले, कौन से क्वेश्चन को बाद में ले. तो अगर आपने देखा होगा सेक्शन बी को मैंने नाम दिया है यहाँ पे एजुकेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे. अगले जो प्रश्न आ रहे हैं वो किस पर आएंगे, लर्निंग थ्योरीज पर आएंगे, पेडागोजी पे आएंगे और करिकुलम पे आएंगे. सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है आपके लिए. यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूले. It takes your right hand must be in the mouse. You can click like button. You can share your comment as well. How did you like the idea of having this PDF with you before the day of examination? Question number 9. In scaffolding during constructivist learning, scaffolding during constructivist learning, which action represent teacher as simplifier? कौन सा ऐसा एक्शन है जो टीचर को सिंप्लीफायर के रूप में जानता है? यूजेस क्वेश्चंस टू रीडायरेक्ट द इंडिविजुअल लर्नर्स थिंकिंग. टीचर क्या करता है, यूजेस क्वेश्चंस टू रीडायरेक्ट द इंडिविजुअल लर्नर्स थिंकिंग और प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव सिंपलर लैंग्वेज. इसीलिए वो क्या कहलाता है, सिंप्लीफायर. तो सिंप्लीफायर हेल्प्स रीफ्रेम कॉम्प्लेक्स आइडियाज इनटू मैनेजेबल लैंग्वेज. वो सिंप्लीफाई करता है, इसीलिए उसे सिंप्लीफायर कहा जाता है. कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. प्रश्नों के माध्यम से छात्र की सोच को दिशा देना या सरल भाषा में समझाना. बच्चा पूछता है बादल क्यों तैरते हैं, तो शिक्षक सीधा भौतिकी ना समझाकर कहता है सोचो फुलावदार तकिया पानी में क्यों ऊपर रहता है. जो तकिया फुला हुआ है वो पानी में क्यों रहता है. बादल भी उसी तरह हल्के होते हैं. सरल भाषा, पुनर्देशन, यह सरलकर्ता का काम है, सिंप्लीफायर का काम. अगर वो सीधा सीधा भौतिकी की भाषा में समझा देता कि बादल क्यों तैरते हैं, तो हो सकता है बच्चा समझ नहीं पाता, सारे बच्चे समझ नहीं पाते. लेकिन इससे क्योंकि टीचर इज ए सिंप्लीफायर, उसने सिंप्लीफाई कर दिया. सो नाउ रचनावादी अधिगम में शिक्षक सरलकर्ता हो गया, सिंप्लीफायर हो गया. ये एकदम क्लियर है मेरे ख्याल से. कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग में टीचर इज अ सिंप्लीफायर. एग्जाम्पल से भी आप समझा सकते हैं. अ फादर गिव्स अ फैंसी पेंसिल टू हिज डॉटर after a random number of completed assignments. After completing random number of assignments, a father gives a fancy pencil to his daughter. Which reinforcement schedule is this? ये असिस्टेंट कमिश्नर में आया, प्रिंसिपल के एग्जाम में आया, मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न. इट इज वेरिएबल रेशियो शेड्यूल. ये किस प्रकार का reinforcement है, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल. रिवार्ड इज गिवन आफ्टर एन अनप्रिडिक्टेबल
नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। आपको ये नहीं पता कि एक के बाद, दो के बाद, तीन के बाद कितना, अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। दिस इज द मोस्ट रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन। दिस इज द मोस्ट रेसिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन। पिता कहते हैं जितने भी असाइनमेंट पूरे करोगे मैं कभी भी दे दूंगा। कभी 2 असाइनमेंट पर, तो कभी 5 असाइनमेंट पर, तो कभी 3 असाइनमेंट पर पेंसिल मिलती है। बेटी लगातार असाइनमेंट करती रहती, क्योंकि अगली बार कब मिलेगा उसको पता नहीं। यही कारण है कि जुआरी कभी जुआ नहीं छोड़। निगेटिव एस्पेक्ट में देखते हैं, उसे लगता है इस बार जीत जाऊंगा, उस बार जीत जाऊंगा, उस बार जीत जाऊंगा, और इस तरीके से ये चलते रहता है। तो हम पॉजिटिवली ले, वेरिएबल रेशियो ये अधिक अधिक विलुप्त प्रतिरोधी भी हो रही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Which type of teacher reflective practices focuses on uh, disseminating discipline context to maximize accessibility for student? प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। Which type of teacher reflective practices focuses on disseminating discipline context to maximize accessibility for student? सीधा सीधा उत्तर है डेवलपमेंट वर्जन। It focuses on making content accessible and age appropriate for learners at variable development stages. उदाहरण से इसको समझते हैं, हो सकता है ज्यादा आपको समझ में आ जाए। शिक्षक की कौन सी चिंतनशील प्रैक्टिस सामग्री को छात्रों के लिए अधिक सुलभ बनाने पर केंद्रित है? विकासात्मक संस्करण, डेवलपमेंटल वर्जन। बाल विज्ञान कांग्रेस में शिक्षक ने प्रकाश संश्लेषण को इस तरह समझाया। कक्षा 4 के लिए पौधे सूरज की रोशनी को खाना बनाते हैं। कक्षा 9 के लिए ये समझाया प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज बनाता है जैसे ही आपने बोला, और आगे बढ़ते हैं तो आप ग्लूकोज ना बोल के C6H12O6 इस तरीके से लिखेंगे आप। ये ग्लूकोज की बात आप कक्षा 4 के बच्चों को समझाएंगे या उनको कहेंगे C6H12O6 बनता है, बच्चा नहीं समझ पाएगा। दिस इज डेवलपमेंटल वर्जन। आई होप इट इज द आइडिया इज वेरी क्लियर टू यू इन दिस रेफरेंस। नाउ असेसमेंट इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज, असेसमेंट क्या है इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम? ये 2 एग्जाम में आया है। फॉर्मेटिव प्रोग्रेसिव क्लासरूम emphasizes ongoing assessment that informs teaching and learning assessment for learner, not just summative and test. असेसमेंट इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होता है? हमेशा फॉर्मेटिव होता है। सबमिटिव हो गया तब तो वो एंड ऑफ द टेस्ट हो गया, एंड ऑफ द असेसमेंट हो गया। वेरी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेटमेंट अबाउट हिडन करिकुलम इज करेक्ट? हिडन करिकुलम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? तो देखिए इसका उत्तर, दोज एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूलिंग अदर देन द इंटेलेक्चुअल करिकुलम, intentional curriculum, sorry, those aspects of schooling other than the intentional curriculum that seems to produce change in student value, perception and behavior. जो बच्चे के चेंजेस, जो बच्चे में चेंजेस लाए, स्टूडेंट्स काहे में चेंजेस लाए? वैल्यूज, परसेप्शन एंड बिहेवियर। एग्जाम्पल, पंक्चुअलिटी नॉर्म्स, पावर स्ट्रक्चर्स, जेंडर रोल, ये सारे बच्चे में चेंजेस लाते हैं। ये हिडन करिकुलम कहलाते हैं। प्रगतिशील कक्षा में आकलन, असेसमेंट कैसे होता है ये हम देख चुके हैं। छिपा हुआ पाठ्यक्रम, हिडन करिकुलम किसे कहते हैं? इरादतन पाठ्यक्रम के अलावा स्कूल के वे पहलू जो छात्रों के मूल्यों, धारणाओं और व्यवहार में बदलाव लाते हैं। सीसीए है, असेंबली है, हिडन करिकुलम है। हालांकि पाठ्यक्रम में समयनिष्ठता के नाम से कोई अध्याय नहीं है, लेकिन स्कूल की घंटी बजते से छात्र लाइन लगा लेते हैं। लेट होने पर डांट पड़ती है। धीरे धीरे बच्चे बिना बताए ही समय पर आना सीख जाते हैं। यह छिपा हुआ पाठ्यक्रम। आप बच्चे को कमांड देना नहीं सिखा रहे किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को, लेकिन एक बच्चा रोज असेंबली में कमांड देख रहा है कैसे दिया जाता है, तो वो उसे पूरा रट जाता है। क्लास 1 के बच्चे को आप जन गण मन नहीं सिखाते हैं, लेकिन वो रोज सुनता है और खुद ही जन गण मन गाना सीख जाता है। दिस इज हिडन करिकुलम। चलिए, लर्निंग इज मीनिंगफुल व्हेन टीचर्स, फिल इन द ब्लैंक है। लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन द टीचर, ये 2 परीक्षाओं में पूछा गया। टीचर कंसीडर्स प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट व्हाइल टीचिंग, ये कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाता है। जब टीचर बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को भी कंसीडर करता है। बिल्डिंग ऑन प्रायर नॉलेज स्कीमा जिसे हम कहते हैं, प्रायर नॉलेज
सेटअप करने के लिए प्रीवियस नॉलेज को आपने कंसीडर किया, तब कहीं जाके वो कहलाएगा। अधिगम तभी सार्थक होता है। लर्निंग इज यूजफुल। शिक्षक जब भिन्न फ्रैक्शन पढ़ाने से पहले पूछता है, फ्रैक्शन भिन्न, ये मैथमेटिकल है, जब माँ 4 सदस्यों में एक पिज्जा बांटती है तो कितना मिलता है, तो बच्चों ने बोला आधा, चौथाई, ये सुन रखा होता है। इस पूर्व ज्ञान पर गणित का पाठ बनता है तो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। अब वो 1/4 हिस्सा मिलेगा, 4 लोगों में बांटा तो 2 लोगों में बांटा तो कितना मिलेगा, 1/2। एंड नाउ ये फ्रैक्शन। अब यहाँ से आप फ्रैक्शन चालू करेंगे तो बच्चा उसको समझेगा। आधा को हम 1/2 लिखते हैं, चौथाई को हम 1/4 लिखते हैं। अब ये वो 6 लोगों में बढ़ता तो कितना बनता, 1/6 होता। लाइक दिस द चाइल्ड लर्न्स फ्रैक्शन। सो दिस एग्जाम्पल मेक्स इट वेरी क्लियर, आई सपोज दैट। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल्स पढ़ते रहिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। द न्यू रिपोर्ट कार्ड फॉर असेसमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन एनईपी 2020 इज कॉल्ड। बार बार मनीष जी ने इसकी चर्चा की है, हमने इसको पाठ में पढ़ाया है और आप भी बहुत अच्छे से इसे जानते हैं। HPC 360 डिग्री, ये 2 परीक्षाओं में पूछा गया है, केंद्रीय विद्यालय प्रिंसिपल में और EMRS में। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC, इट एम्स टू असेस 360 डिग्री प्रोग्रेस इंक्लूडिंग कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, फिजिकल डेवलपमेंट, नॉट जस्ट मार्क्स। केवल मार्क्स इसमें नहीं होता, इसमें सब कुछ होता है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा एंड हु बेनिफिट्स फ्रॉम इट, हु बेनिफिट्स फ्रॉम इट, ये एक अलग प्रश्न हो सकता है। व्हाट इज दीक्षा, एवरीबडी विल टेल। ये चारों एग्जाम में आए हैं दोस्तों, तो क्यों नहीं इस एग्जाम में भी पूछा जाए। दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। बेनिफिट किससे होता है, टीचर्स, ट्रेनिंग, कंटेंट। स्टूडेंट को क्या मिलता है, लर्निंग रिसोर्सेज। पेरेंट्स को क्या मिलता है, इट सपोर्ट्स मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस एंड इज अ कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है मैंने इसके लिए, आप इसे देखिए। दीक्षा का पूरा नाम आपको पता ही है। दूर दराज की स्कूलों में शिक्षिका जो है, सुनीता नाम की कोई शिक्षिका है, जो दीक्षा ऐप से गणित की कहानियां डाउनलोड करती है, वीडियो बच्चों को दिखाती है। एक अभिभावक भी घर पर उसी ऐप से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यह मुफ्त में कई भाषाओं में ज्ञान संसाधन है। इस तरीके से लाभार्थी इसके कौन कौन हुए, शिक्षक हुआ, छात्र हुआ और अभिभावक। दीक्षा का फुल फॉर्म तो आपको याद है ही। इसके लाभार्थी कौन कौन है, केवल शिक्षक नहीं है, केवल छात्र नहीं है, अभिभावक भी इसके लाभार्थी। I hope the concept is clear. Now, key curriculum concept frequently tested. Syllabus. Syllabus क्या है भाई, इसका मीनिंग देख लो। Content to be covered in a subject. And what is taught. Curriculum क्या है, total planned learning experience including hidden, overt, co-curricular aspect. ये curriculum कहलाएगा। Syllabus is a part of curriculum. Curriculum is vast, syllabus is small. NCF-SE, SE स्कूल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 23, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होलिस्टिक लर्निंग। NCF-FS के FS मतलब फाउंडेशनल स्टेज, स्टेज भी याद रखिए। 3 to 8 years करिकुलम फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूसेस पंचकोश मॉडल। पंचकोश मॉडल की हमने बहुत चर्चा की। निपुण भारत क्या है भाई, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। टारगेट ईयर इसका क्या है, 26, 27। एक मैं लास्ट में पेज आपको दूंगा जिसमें निपुण भारत का टारगेट ईयर आपसे पूछूंगा, तो आप ध्यान रखना 26, 27 इज द निपुण भारत टारगेट ईयर। नाबेट, NABET, व्हाट इज दिस, 3 key domains: school governance, education and support processes, performance measurement. This is NABET. मैनेजमेंट सेक्शन। अब मैनेजमेंट सेक्शन और सुपरविजन और लीडरशिप से क्वेश्चन आए हैं, तो वाइस प्रिंसिपल के लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। इसमें से डेफिनेटली बहुत सारे प्रश्न आएंगे, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। विच मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व सेटिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशंस गोल एंड डिसाइडिंग हाउ बेस्ट टू अचीव देम। ये चारों एग्जाम में आया। प्रश्न का फ्रेमिंग थोड़ा सा अलग अलग होगा, आंसर चारों के सेम है। चारों एग्जाम में जो आए थे उनका आंसर सेम है, उनकी फ्रेमिंग अलग अलग हो सकती है। ये बात मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। हु इज नोन एज मास्टर ब्लास्टर, तो इसका उत्तर सचिन तेंदुलकर होगा। सचिन तेंदुलकर इज नोन एज तो मास्टर ब्लास्टर, तो आंसर सचिन तेंदुलकर आपको ध्यान रखना, सचिन तेंदुलकर की क्वालिटी ध्यान रखना। लाइकवाइज,
Which management function involves setting on organization's goal, deciding how best to achieve them? इसका सीधा सीधा उत्तर है प्लानिंग, योजना बना। The four management functions are planning, organizing, leading means directing and controlling। ये चारों देखो, पहले प्लानिंग होगा, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, फिर उसे आप लीड करेंगे, डायरेक्ट करेंगे और फिर उसका कंट्रोल लेंगे। ये चार चीजें आप इसे ध्यान रखिए। बहुत अच्छा उदाहरण इसके लिए हमने लिखा है, देखिए इधर कि नया प्रिंसिपल जो होता है अप्रैल में बैठक बुलाता है। इस साल हमें विज्ञान में 90% परिणाम लाना, ये टारगेट सेट किया उन्होंने। इसके लिए हर शनिवार प्रैक्टिकल करेंगे, ये उन्होंने टास्क दिया। संसाधन जुटाएंगे, टीचरों की ट्रेनिंग होगी। ये लक्ष्य तय करना और रणनीति बनाना ही योजना कहलाता है। योजना को 4 स्टेप में आप देख लीजिए जो आपको बताया गया। A school leader adopts leadership style depending on staff experiences, school culture and urgency. Which model is this? प्रश्न को फिर से पढ़ें। A school leader adopts leadership style depending on staff experiences, school culture and urgency। तो ये कौन सा मॉडल कहलाएगा? ये कॉन्टिजेंट या सिचुएशनल लीडरशिप कहलाएगा। परिस्थिति के अनुसार सिचुएशनल लीडरशिप। द लीडर adopts style to fit the situation. No single leadership style works for all situation। एक स्टाइल में हर गेंद पे आप हुक शॉट नहीं मार सकते। जो बॉल बिल्कुल नीचे स्तर पे रह रही है, पैड पे लग रही है, उस पर आप कैसे हुक शॉट मारेंगे? हुक शॉट के लिए गेंद का बाउंस होना जरूरी है, उस पर ही आप हुक शॉट लगा सकते हैं। तो एवरीवेयर वन लीडरशिप स्टाइल विल नॉट वर्क, फॉर दैट यू नीड टू हैव डिफरेंट। यही बात लिखी गई है। द लीडरशिप एडॉप्ट स्टाइल टू फिट द सिचुएशन। नो सिंगल लीडरशिप स्टाइल वर्क्स फॉर ऑल सिचुएशन। इसके लिए उदाहरण देखते हैं, क्या लिखा है हमने। एक स्कूल नेता स्टाफ के अनुभव, स्कूल संस्कृति और तात्कालिकता के अनुसार अपनी नेतृत्व शैली को बदलता है। ये कौन सा मॉडल है? आकस्मिक मॉडल, सिचुएशनल मॉडल जिसको हम कहते हैं। अनुभवी शिक्षकों के साथ प्रिंसिपल, आप जानते हैं, आप करें। प्रतिनिधि शैली, नए टीचर को आओ मैं दिखाता हूँ कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। ये निर्देशात्मक शैली। यह स्थिति के अनुसार शैली बदलना सिचुएशनल लीडरशिप। परिस्थिति के अनुसार अपनी शैली को बदल लेना, दिस इज सिचुएशनल लीडरशिप। प्रश्न क्रमांक 19, व्हाट इज द सेंट्रल फोकस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का सेंट्रल फोकस कहाँ होता है? 3 एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न। तो द कमिटमेंट्स एंड कैपेसिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स इंस्पायर, motivate and elevate followers to higher level of performance by appealing to ideas and values। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, the commitment and capacities of organizational members। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स इंस्पायर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो होते हैं वो इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। एलिवेट फॉलोवर्स, उसको फॉलो करने वाले को एलिवेट करते हैं टू हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। इतना उसे इनकरेज करते हैं कि उनका जो परफॉर्मेंस होता है हायर लेवल में बढ़ जाता है। बाय अपीलिंग टू आइडियाज एंड वैल्यूज। प्रश्न क्रमांक 20, ऐसे 29 क्वेश्चन है दोस्तों। फिर हम चाइल्ड पेडागोजी आपका खत्म हो जाएगा 29 क्वेश्चन के बाद। एंड देन देयर विल कम एडमिन एंड फाइनेंस एंड अदर पार्ट। उसमें भी हम इंपॉर्टेंट चीज ही करेंगे। इन एन इफेक्टिव स्कूल द प्रिंसिपल्स रोल increasingly shift from administrative control to what? Administrative control से कहाँ शिफ्ट होता है? ऑल फॉर एग्जाम में आया। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, द प्रिंसिपल डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस क्लासरूम प्रैक्टिसेस। टीचर्स प्रोफेशनल ग्रोथ एंड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। इन सभी चीजों को वो प्रभावित करता है। 20 नंबर के लिए हमने क्या उदाहरण लिया, देखिए। प्रभावी स्कूल में प्रिंसिपल की भूमिका प्रशासनिक नियंत्रण से बदलकर क्या हो जाती है? निर्देशात्मक नेतृत्व, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप हो जाता है। पुराना प्रिंसिपल सिर्फ फाइलें साइन करता था, नया प्रिंसिपल खुद कक्षा में जाकर बैठता है, शिक्षकों को फीडबैक देता है। इस प्रश्न को खुला रखो, बहस करो, बच्चों को दो, वह मुख्य शिक्षक बन जाता है, पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो प्रभावी स्कूल में प्रिंसिपल की भूमिका जो होती है
प्रशासनिक नियंत्रण कमरे में बैठने वाले से बदल कर क्या हो जाती है, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप की हो जाती है। ही शुड बी अमंग द टीचर्स, ही शुड बी अमंग द चिल्ड्रन, he should give direction to the teachers, instruction to the student, should feel that he is one of them. प्रश्न 21, which of the following is not an aim of supervision? सुपरविजन का एम क्या नहीं है? प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल एग्जाम दोनों में पूछा गया। टू प्रिवेंट द डायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड एनर्जीज that improves the quality of education. To prevent the direction of resources and energies that improves the quality of education. It aim of supervision is improve teaching quality, appraise institutional work, promote professional growth, not to prevent resources use. Resources use को prevent करना बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता है। अच्छा प्रश्न, इन फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, FIACS याद रखिए, मनीष जी अक्सर इसकी बातें किए थे, इंटरव्यू में भी, मॉक इंटरव्यू में भी हमने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। इन फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम which falls under direct influence of teachers talk. In Flinders interaction analysis category system which falls under direct influence of teacher talk. Lecturing method जो होता है कैटेगरी 5, lecturing method, direct influences, lecturing, giving direction, criticizing, समालोचनात्मक। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या होते हैं, एक्सेप्ट फीलिंग, प्रेजेस, एक्सेप्ट यूजेस आइडियाज एंड आस्क क्वेश्चंस। तो ये है FIACS, आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे, उदाहरण से समझते हैं। फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी FIACS में शिक्षक के प्रत्यक्ष प्रभाव में क्या आता है? शिक्षक के प्रत्यक्ष प्रभाव में क्या आता है? व्याख्यान देना आता है, लेक्चरिंग, ये श्रेणी 5 कहलाता है। शिक्षक कहता है कि चुप रहो, मैं बोल रहा हूँ, केवल सुनो, ये प्रत्यक्ष है। वही जब पूछे तुम क्या सोचते, अच्छा बताओ तुम्हारा क्या विचार है, ये कहानी ऐसे खत्म होती, लेखक ने इसे ऐसे खत्म किया, अच्छा तुम इसके लेखक होते तो तुम इसे कैसे खत्म करते, व्हाट वुड बी द एंड ऑफ दिस स्टोरी अकॉर्डिंग टू, ओपन एंड पे छोड़ दे, ये बहुत अच्छा। तो यह अप्रत्यक्ष प्रभाव। FIACS में व्याख्यान देना, आदेश देना, आलोचना करना, यही प्रत्यक्ष श्रेणी में आता है। इन तीनों चीजों पे ध्यान देना, व्याख्यान देना, आदेश देना, आलोचना करना, क्रिटिसिज्म, ये प्रत्यक्ष श्रेणी में आता है। Which principle of supervision is reflected when a school head reaches mutual agreement with teachers on improving lesson delivery? फिर से, which principle of supervision is reflected when a school head reaches mutual agreement with teachers on improving lesson delivery? Supervision encourages consensus and flexibility. Good supervision is democratic, cooperative and based on mutual agreement, not authoritarian. Principal normally is an authoritarian fellow, लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, principle of supervision is reflected when the school head reaches mutual agreement with the teachers on improving lesson delivery. इसका सीधा सीधा उत्तर हो गया। इनको हम उदाहरण से भी हम समझते हैं कि पर्यवेक्षक सहमति और लचीलापन को प्रोत्साहित करता है। पर्यवेक्षण जो होता है, सुपरविजन जो होता है, किसको प्रमोट करता है? सहमति और लचीलापन को प्रोत्साहित करता है। प्रिंसिपल ने आदेश नहीं दिया तुम ऐसे पढ़ाओगे, बल्कि बैठक की, क्या हम इस अध्याय को कहानी से शुरू करें, आप लोग कैसे पढ़ाते हो? सबने मिलकर नई विधि तय की। यह प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक और सहमति आधारित पर्यवेक्षण है। किसी चीज को इन्फोर्स करने के बजाय क्या हम इसको ऐसा कर सकते? अच्छा बताइए देवांगन जी, आप कैसा करेंगे? मैं होता तो मैं इसको ऐसे करता, आपको क्या लगता है क्या बेहतर? तो दैट इज नॉट इंस्ट्रक्शनल, ये इंस्ट्रक्शनल नहीं। इज इट क्लियर? डेमोक्रेटिक वे, सहमति आधारित पर्यवेक्षण। प्रश्न क्रमांक 24 की ओर बढ़े उससे पहले लीडरशिप थ्योरी क्विक रेफरेंस की हम बात कर लेते हैं। ट्रांजैक्शनल, एक्सचेंज बेस्ड, रिवार्ड एंड परफॉर्मेंस
maintains status, transformational, inspires beyond self-interest, build commitment and capacity, लर्न कर लीजिए. Instructional, focuses on teaching learning quality principle as lead learner. Distributed, पूरी 7 की बात की तो मैंने सातों यहाँ पे बता दिया आपको. Distributed, shares leadership across staff, builds collective capacity. Situational or contingent, अभी हमने पढ़ा था. Adopt style to maturity level of followers and context. इस पर प्रश्न था, हमने पढ़ा अभी. Moral, based on ethical values, leader as moral agent. Charismatic, inspirational personality but not interpersonal attraction. This is the common error. Inspirational personality बोलना है, inspirational personality, interpersonal नहीं बोलना है, interpersonal attraction नहीं बोलना है. This is the common error normally done. क्वेश्चन नंबर 24, सेक्शन ई, एचआरडी से, मोटिवेशन से और इमोशनल इंटेलिजेंस से प्रश्न है. इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या क्या प्रश्न है जरा ध्यान से देखिए. हालांकि ये मैंने सोचा था कि दिस आई विल सिंपली लीव फॉर यू, आई विल रीड इट फॉर यू वंस. सिंस वी आर रीडिंग इट टुगेदर, this 1 hour is for your revision, my dear friend. I hope this video, this context, this text that I am providing you is going to be very very useful for you for the last minute, because you are left with no time now. मोटी मोटी किताब पढ़ने से रहे, ना ही कोई थ्योरी पढ़ने से रहे, ना किसी चीज को आपको डिटेल से पढ़े, क्योंकि पढ़ने से पहले आपके दिमाग में प्रश्न आता है कि क्या ये प्रश्न आएगा. इसलिए हम वन लाइनर जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो इट इज नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, rather it is going to revise the things so far you have studied. It will help you to recall whatever you have done so far. What is the focus of content theories of motivation? What is the focus of content theories of motivation? दो परीक्षाओं में पूछा गया है. The individual needs that trigger action and influence motivation. Example, Maslow's. ये सारे एग्जाम्पल्स आप इस पे लिखते हैं, ये याद करने की जरूरत है दोस्तों. How does Elderfer's ERG's theory differ from Maslow's hierarchy theory? ERG theory, Elderfer's ERG theory differs from Maslow's hierarchy theory. इसको उदाहरण से समझने की जरूरत है आपको. क्वेश्चन नंबर 25, एल्डरफर का ERG सिद्धांत मास्लो के पदानुक्रम से कैसे भिन्न है? किसी भी स्तर की आवश्यकता कभी भी सक्रिय हो सकती है, सख्त अनुक्रम नहीं है. एक शिक्षिका जिसका वेतन कम है, अस्तित्व आवश्यकता अधूरी है, फिर भी वह इनोवेटिव तरीके से पढ़ा सकता है, विकास आवश्यकता, क्योंकि उसे सहकर्मियों की मान्यता संबंधता चाहिए. यह मास्लो के सख्त क्रम से हटकर है. इसका उत्तर देखिए, हो सकता है आपको और ज्यादा क्लियर हो. एनी लेवल ऑफ नीड कैन बी एक्टिवेटेड एट एनी टाइम. आपकी कैसी आवश्यकता है, उस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, वो किसी भी समय एक्टिवेट हो सकती है. विदाउट अ स्ट्रिक्ट हायरार्की, ERG has 3 लेवल. ERG को देख लीजिए, ERG, E फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस एंड G फॉर ग्रोथ. इसको हम मार्लो की मार्लोज जो थ्योरी है, हायरार्की थ्योरी है, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं. ERG आल्सो अलाउज रिग्रेशन व्हेन हायर नीड्स आर फ्रस्ट्रेटेड. हायर नीड जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तब भी इट हैपेंस, रिग्रेशन हैपेंस. क्वेश्चन नंबर 26, आप इसे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इस आंसर को भी देख लीजिए. हियर माय पर्पस इज टू गिव यू द क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चंस. आंसर you can prepare on your own. You are free to prepare the answer from anywhere you want. Lots of resources you have, many books you have, many theories you must have studied, many YouTube channel you must have seen, and if not, Google, Gemini and all other chat GPTs are there for a better and clarified answers with the example. I am here with what I can and what I thought better for you. Next question, rather last 4 questions from this section. Which dimension of emotional intelligence refers to a person's ability to get along with the others and establishes positive relationship? Which dimension of emotional intelligence
इमोशनल इंटेलिजेंस का कौन सा डायमेंशन रिफर्स टू अ पर्सन्स एबिलिटी टू गेट अलोंग विद अदर्स एंड एस्टैब्लिश पॉजिटिव रिलेशंस। सीधा सीधा उत्तर है इसका सोशल स्किल्स। द 5 EL dimensions. What is 5 EL dimension? Self awareness, self regulation, managing oneself, motivation, empathy, all these social skills. Question number 27. According to Wilbur Schramm, an effective message must convey, must what? It was asked in Assistant Commissioner Examination. Gain the attention of the receiver. Gain the attention of the receiver and relate to shared experience. And relate to shared experience. This is Schramm's model emphasizes that communication is effective when the message falls within the receiver's field of experience. जब तक रिसीवर्स फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में मैसेज फॉल नहीं करता है, नहीं वो मैसेज कन्वे होता है, इट हैज नथिंग टू डू, इट हैज नो यूज। देखिए विल्बर शर्म के अनुसार एक प्रभावी संदेश में क्या आवश्यक है? प्राप्तकर्ता का ध्यान खींचे और साझे अनुभवों से जुड़े। शिक्षक अपवर्तन, ये एक टर्मिनोलॉजी है, अपवर्तन पढ़ाने के लिए कहता है तुमने कभी चम्मच को पानी के गिलास में डालकर देखा है, टेढ़ा क्यों दिखता है? हम बचपन में देखते थे, पढ़ते थे कि जो पेंसिल है उसको हम कांच के गिलास में डाल के देखे तो पेंसिल तो सीधी है लेकिन वो कांच के गिलास में टेढ़ी दिखाई देती है। तो टेढ़ा क्यों दिखता है? साझा अनुभव, पानी और चम्मच, इसमें बच्चों का ध्यान तुरंत बनता है और वे संदेश को आसानी से समझते हैं यदि आप उसे करके दिखाते। क्वेश्चन नंबर 28. What is the benchmark prescribed for grant of financial upgradation under MACP as per 7th CPC? इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर पाऊंगा। वेरी गुड। अंडर MACP स्कीम द बेंचमार्क फॉर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन वाज रेज्ड फ्रॉम गुड टू वेरी गुड। इसका आंसर है सीधा सीधा बेंचमार्क की बात करें तो वेरी गुड इसका आंसर। पहले गुड था उसे क्या कर दिया गया? वेरी गुड। ACR APAR अपार ग्रेडिंग बाय 7th CPC कमीशन, उसको इसमें फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जो दिया जाता है पहले वो गुड पे भी दिया जाता था और अब उसको किस पे दिया जाएगा? वेरी गुड पे दिया जाएगा। ये 7th CPC से हुआ, दैट इज टू बी रिमेम्बर। अपार में भी आपको ग्रेड मिलते हैं, ग्रेड के जो पॉइंट्स होते हैं 8, 9 और 9.9 उसके भी अपने मतलब होते हैं। आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, ऑल दिस। कम्युनिकेशन की कंसेप्ट की हम बात करते हैं। एरिस्टोटल 3 एलिमेंट, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, इन तीनों को याद रखें। बैरियर्स टाइप, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? सुपीरियर्स टू सबऑर्डिनेट, इंस्ट्रक्शनल एंड पॉलिसीज। अपवर्ड कम्युनिकेशन किसे कहेंगे? सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। सबऑर्डिनेट अपवर्ड, नीचे से ऊपर की ओर, अपवर्ड, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। और डाउनवर्ड सुपीरियर टू जूनियर, सबऑर्डिनेट। हॉरिजेंटल क्या है? सेम लेवल कम्युनिकेशन इज कोऑर्डिनेशन, हॉरिजेंटल, टीचर टू टीचर। इंडिविजुअल बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पुअर लिसनिंग स्किल। बिकॉज ऑफ द पुअर लिसनिंग स्किल इंडिविजुअल बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑलवेज देयर। कम्युनिकेशन के की कंसेप्ट है, इस पर भी प्रश्न बन सकता है। दोस्तों ये 28 क्वेश्चंस थे, यहां तक था आपका चाइल्ड पेडागोजी। और अब हम बात करेंगे सेक्शन F एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंतर्गत हम लेंगे RTI, CCS रूल्स, सर्विस मैटर्स, जो कॉमन क्वेश्चंस आए। आई होप अभी तक आप वीडियो पे बने हुए हैं और आपको चीजें क्लियर लग रही है। अब प्लेन क्वेश्चंस हैं, डेट्स आएंगी, डेट आएंगी, आर्टिकल नंबर आएंगे, जिसे आपको सिंपली याद रखना है। याद रखने के अलावा यहाँ पे कोई चारा नहीं है। देख लेते प्रश्न का स्तर क्या है। अंडर RTI एक्ट 2005 व्हाट इज द टाइम लिमिट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 6? आपको एग्जांपल्स नहीं है दोस्तों, एग्जांपल जो मैंने लिए थे चाइल्ड पेडागोजी के लिए लिए थे ताकि उनको आपको समझने में आसान हो। इस तरीके से यहाँ तक का ही एग्जाम्पल है ये।
और अब डायरेक्टली वी हैव टू रीड, आई हैव टू गिव यू द क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। हम आधे से ज़्यादा रास्ते पे आ चुके हैं। वी हैव कम ऑन पेज नंबर 7 ऑफ पेज नंबर 13। तो प्रश्न हम देख रहे हैं और इसके बाद में हम अनकॉमन क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये कॉमन क्वेश्चंस अभी तक चल रहा, वो पूरा हो गया सेक्शन ए और बी, अब हो गया सेक्शन सी। अंडर आरटीआई एक्ट 2005 व्हाट इज द टाइम लिमिट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 6, अंडर सेक्शन 7, 6 and 7 ऑल 4 एग्जाम में आया है। दोस्तों एक बार मैं फिर से कह दूं, आपको इस वीडियो से क्या लेना है, क्वेश्चंस लेना बेसिक। आंसर में अगर आपको लगता है कि कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो आंसर यू कैन फाइंड आउट योरसेल्फ एंड कैन गो अहेड, यू आर फ्री टू डू दैट। तो 30 days normally, 48 hours if the matter concerns life or liberty of a person. First appeal within 30 days of receiving reply or expiry of time. That's all. इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा रिवाइज और एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। अंडर सीसीएस सीसीए रूल 1965 विच इज माइनर पेनल्टी। अब आपको ऑप्शन दे दे और पूछे माइनर पेनल्टी कौन है, ये चारों एग्जाम में आया गया। सेंसर, रिटर्न वार्निंग माइनर पेनल्टीज है। सेंसर, विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, रिकवरी फ्रॉम पे, विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ये सब माइनर पेनल्टीज है। मेजर पेनल्टीज की बात करते हैं, इंक्लूड रिडक्शन, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल एंड डिसमिसल, ये सब मेजर पेनल्टीज कहलाते हैं। उसको एक्सप्लेन करके आंसर को दे दे, इतना आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। अंडर सीसीएस सीसीए रूल 1965 सस्पेंशन, ये एक प्रकार से रिवीजन है दोस्तों, तो बड़ी दमदारी से रिवीजन कीजिए, जाग जाइए, सोइए मत, अभी समय नहीं हुआ है सोने का, अभी रिवीजन करना है, अभी बहुत सारा पढ़ना है। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक बटन प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये आपके लिए कितना उपयोगी है। एग्जाम के बाद तो आप सभी कमेंट में लिखेंगे दोस्तों, लेकिन अभी आप लिखते हैं तो इट शोज योर प्रेडिक्शन लेवल कि हाउ मच इट इज गोइंग टू बी यूजफुल टू यू दिस कंटेंट। तो सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन इज नॉट अ पेनाल्टी, इट इज अ प्रिकॉशनरी मेजर पेंडिंग इंक्वायरी। The suspended employee receives subsistence allowance, not full pay. It is around 50% that can be increased to 75% and that can be increased to 25%. Now, a model time limit has been prescribed for conclusion of departmental inquiries under Rule 14 of CCS CCA Rule 1965. What it is? अब इसमें आपको 3-4 चीजें लिखनी पड़ेंगी। Within 6 months, model time limit. If not completed, extension may be granted with reason. और सस्पेंड किया भी जाएगा तो पहले 180 डेज के लिए किया जाएगा और उसके बाद में उसे जब रिवाइज किया जाएगा तो मैक्सिमम इट कैन बी एक्सटेंडेड इफ नीड बी, सो इट विल बी अगेन एक्सटेंडेड फॉर 180 डेज। इस तरीके से टाइम फ्रेम है। अंडर रूल 1423(1) of CCS CCA rules, after conclusion of inquiry, a report shall be prepared. What should it essentially contain? उस रिपोर्ट में क्या निश्चित रूप से होना ही चाहिए, ये हमारे इस पेपर में पूछा गया। आर्टिकल ऑफ चार्ज एंड स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन, रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, स्टेटमेंट ऑफ ओरल एविडेंसेस, documentary evidences, findings on each article of charge with reason. These must be there. What is the maximum number of cases a retired government servant can act as defense assistant at any particular time? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और हमारे बहुत सारे दोस्त इस पे बार बार कंफ्यूज होते हैं और ग्रुप में मैसेज लिख के पूछते हैं कि रिटायर्ड व्यक्ति है तो कितना रख सकता है, एट ए टाइम कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप बार बार पूछते हैं, याद कर लीजिए। 7 cases simultaneously, KVS रिक्रूटमेंट एग्जाम 2026 वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम का ये आंसर। Under POSH Act, what is the minimum number of internal complaint committee? Maximum तो जानते ही हैं आप। Minimum number of internal complaint committee ICC members कितने होने चाहिए? तो 4 मेंबर, ये ऑल 4 एग्जाम में आया है दोस्तों। ऑल 4 members। ICC कंपोजिशन क्या है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सीनियर वुमेन एम्प्लॉय प्लस एटलीस्ट 2 member फ्रॉम अमंगेस्ट एम्प्लॉयज, जो भी एम्प्लॉय है वहाँ के, जो भी इंस्टीट्यूशन है। 1 member फ्रॉम एनजीओ या एसोसिएशन एंड एटलीस्ट हाफ शुड बी वुमेन। ये उसका टोटल कंपोजिशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम पेज नंबर 8 पर आ चुके हैं। क्वेश्चंस ऑन जीएफआर 2017, टीए रूल, एलटीसी रूल, सीजीएचएस एंड इनकम टैक्स। आंसर गलत हो सकता है दोस्तों, डोंट क्लेम फॉर दैट एंड डोंट
further discuss for that. If you find it, verify the answer that I am proclaiming in the beginning here. According to GFR 2017 लिमिटेड टेंडर, आपको ये देखना है कि आपके लिए कॉमन क्वेश्चंस को छांट के लाया गया। According to GFR 2017 limited tender inquiry is adopted when the value is up to, वैल्यू कितना होता है तब टेंडर इंक्वायरी को लाया जाता है। ₹25 lakhs, open tender above ₹25 lakh, direct purchase up to ₹25,000 without quotation। सिंपल सा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, while selling goods on government e-marketplace, that is GEM, the seller shall offer a certain percentage of maximum retail price. What percentage is that? दो एग्जाम में पूछेगा। 10% on the maximum retail price MRP. Sellers are free to offer higher discounts but must not sell below GEM offer price elsewhere. GEM offer price है, उससे कम में आप उसे कहीं भी बेच नहीं सकते हैं। Which specific provision in GFR 17 facilitates procurement through GEM portal SP? दो एग्जाम में पूछा गया इसे। रूल 149 ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल 2017, रूल 149 specifically provides for procurement through government e-marketplace, government e-marketplace GEM। अंडर CCS मेडिकल अटेंडेंस के अंतर्गत एडवांस फॉर आउटडोर ट्रीटमेंट में बी लिमिटेड टू व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर? एडवांस फॉर आउटडोर ट्रीटमेंट कितना होना चाहिए? 90% of the total estimated expenditure. Condition, OPD advance may be granted when total expenditure includes test investigations does not exceed ₹10,000। ये सारी कंडीशंस आपको दोस्तों न केवल पढ़ना है बल्कि याद रखना है। अंडर टीए रूल्स, व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर सबमिशन ऑफ टीए क्लेम? दो परीक्षाओं में पूछा गया, असिस्टेंट कमिश्नर और वाइस प्रिंसिपल। No time limit prescribed for submission of TA claim under existing rule, though claim should be submitted promptly. Not in practice, bill should be submitted within 60 days of completion of journey। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है टाइम लिमिट का, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया इट इज नॉट इन प्रैक्टिस, रादर इट शुड बी सबमिटेड इन 60 डेज। अब इसमें भी दो कॉलम आते हैं, एडवांस और विदाउट एडवांस, उसका भी आप ध्यान रखें। प्रश्न जैसा पूछा गया है वैसा ही उत्तर दे। The new pension scheme NPS is applicable to all central government employees, servants from 1/1/2004, except what? Armed force personnel. NPS applies to all central government employees, including railway employees recruited on or before 1/1/2004, except armed force। तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो गया armed force। What is the quantum of reservation provided to दिव्यांगजन candidates on direct recruitment? दिव्यांगजन को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कितना परसेंटेज का रिजर्वेशन दिया गया? 4%। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांगजन 4%, स्पोर्ट्स पर्सन, वुमेन वेयर एप्लीकेबल, SC 15%, ST 7.5%, OBC 27%, वर्टिकल रिजर्वेशंस आर गिवन। जेम पोर्टल के भी हमने बात की थी, तो ये कुछ रूल है, लिमिट है, ये वैल्यू है और उसके प्रोविजन है, जिसे आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये PDF बिल्कुल आपके पास रहेगा। If you find any correction into it, you can do it yourself. Question number 43. We are on page number 9. Last two pages are very very crucial friends. So वीडियो पे बने रहें, कहीं नहीं जाए। आपका रिवीजन ऑन है, आपका रिवीजन चल रहा है। जो काम आपने 2 महीने में नहीं किया उसे आप अगले 1 घंटे में करने वाले, या इस वीडियो के माध्यम से 1 से 1.5 घंटे के वीडियो में आप पूरा का पूरा रिविजनल मटेरियल मिल रहा है। प्रयास करें आप इसे जब देखें, इसका प्रिंट आउट अपने साथ रखें, पढ़ें, उदाहरण को देखें एंड प्रैक्टिस इट योरसेल्फ। बार बार इसे सुने, हेडफोन लगा के आप सुन सकते हैं फॉर द कंसंट्रेशन लेवल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, कमेंट करें, अपने फीडबैक जरूर लिखें। अंडर पॉक्सो एक्ट, याद रखें अभी भी मॉक इंटरव्यूज आपके बाकी रहेंगे, डायरेक्ट एग्जामिनेशन के लिए भी और LD के लिए भी आपका इंटरव्यू। तो ये सारा कंटेंट आपको उसमें भी काम आएगा, डेफिनेटली ये काम आएगा। इससे ज्यादा क्या पूछ सकते हैं? अंडर पॉक्सो एक्ट व्हाट एज इज फिक्स्ड टू डिफाइन चाइल्ड? चाइल्ड किसे कहेंगे आप? बिलो 18 ईयर्स। पॉक्सो एक्ट 2012 इज जेंडर न्यूट्रल, अप्लाइज टू ऑल जेंडर।
Reporting is mandatory. Teachers and schools authority. Failure to report is a criminal offense. यदि आपको कुछ बातें पता है और आप रिपोर्ट नहीं करें तो it is a criminal offense. Under RTE Act 2009, which section expressly exhibits physical punishment and mental harassment of a child? चारों एग्जाम में पूछा गया. Section 17 RTE Act 2009 covers children age 6 to 14 years for free and compulsory elementary education. Section 17 prohibits corporal punishment. Under RPW Act 2016, what is the minimum percentage of disability required for classification? चारों एग्जाम में पूछा गया दोस्तों. 40%. The act recognizes, पहले कम थे 7 थे अब 21 हो गए हैं, टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज. अ पर्सन विथ not less than 40% of specific disability is entitled to benefits. Benchmark disability 40% certified by competent authority. Minimum 40%. The principle of minimum are equal to. The principle of inclusive education was first adopted at which conference? दो परीक्षाओं में पूछा गया था. कौन से कॉन्फ्रेंस में इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया था? वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड एजुकेशन, SP, स्पेशल नीड एजुकेशन, स्पेन in 1994. It is known as Salamanca Statement. This landmark declaration advocated for inclusive of children with special need in mainstream school. और ये तभी से चालू. Can a single male government servant who adopted a child avail child care leave? अच्छा प्रश्न. असिस्टेंट कमिश्नर एग्जाम में पूछा गया. Can a single male government servant who adopted a child avail child care leave? Yes, a single male government servant who has adopted a child, not adopted, ध्यान रखना, a child can avail child care leave. Under CCS leave rule, can maternity leave be granted during the 3rd month of pregnancy? Yes, maternity leave can be granted at any time during pregnancy, not only 3rd month, any time during pregnancy, not restricted to a specific month. जैसा कि अभी मैंने कहा, मेडिकल सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी टू अवेल मैटरनिटी लीव. पॉक्सो के फैक्ट एंड फिगर की बात करते हैं, इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा. Act 2012 key facts. Passed on 2012, gender neutral, protects all children below 18 years of age. Mandatory reporting. All persons including teachers, school staff, non-reporting by school authority is a criminal offense under the act. Presumption. Accused if presumed guilty until proven innocent. Reverse burden of proof. Special court for speedy trial of POCSO cases. RPWD Act 2016 की हम बात कर लेते हैं. 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज. ये पूरी 21 डिसेबिलिटीज का नाम दिया गया है, इसे आप इत्मीनान से पढ़ लीजिए. पूरे के पूरे 21 नाम इसमें दिए गए. तो दोस्तों कोशिश किया गया है कि सारी चीजें आपको एक PDF में दे दी जाए. यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसे आपको करने में बहुत समय लग सकता है दोस्तों. और बहरहाल आपके पास अभी फिलहाल समय भी नहीं है कि आप ये ऐसा कुछ छाड़ सके. यदि ये आपको मेहनत करनी थी तो ये 1 महीना पहले कर लेनी थी. क्या? सेक्शन ऑफ हाई वैल्यू टॉपिक्स नॉट येट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. अभी तक इसे परीक्षा में नहीं पूछा गया है, तो मैं ऐसा मानता हूं लाइकली इन द नेक्स्ट एग्जाम. एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट एग्जाम? लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, वाइस प्रिंसिपल एग्जाम. That is going to be commenced on 26th of April. दोस्तों इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. These topics are in LDE BP syllabus but have not appeared promptly in recent papers. Study these for competitive edge. एक बार मैं पढ़ देता हूं आपके लिए. रूल 3 CCS कंडक्ट रूल की हम बात कर रहे हैं. रूल 3 क्या है? General obligations, maintain integrity, devotion to duty and honest discharge of duties. Rule 5 कहता है taking up employment outside government, prior sanction is needed. पहली बात तो आप ले नहीं सकते, and if you want, prior sanction is needed. Rule 7 कहता है आपने कंडक्ट रूल पे मेरे बहुत डिटेल्ड वीडियो
1.5 घंटे की वीडियो, 1 घंटा 43 मिनट का वीडियो है। जिन दोस्तों ने देखा होगा वो वीडियो, ये सब आपको याद आ जाएगा। या आपने अलग अलग चैनल्स में डिफरेंट वीडियोस देखे होंगे, या डिफरेंट पीडीएफ पढ़े होंगे, या स्वामी के बुक पढ़े होंगे, तो ये सब चीज़ें आपको आती होंगी। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं केवल रिवाइज कर रहा हूँ। इसीलिए explanation is not given, rather revision is given. So rule number 5 says taking up employment outside government, prior sanction needed. रूल 7 कहता है, अच्छा एक बात और मैं बता दूं, ये केवल न केवल वाइस प्रिंसिपल के लिए, बल्कि जो दोस्त देख रहे हैं सीसीएस कंडक्ट रूल की बात करें, किसी भी टीचर एग्जामिनेशन में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसमें सीसीएस और कंडक्ट रूल पूछा जा रहा है, तो इट इज सेम फॉर ऑल, नॉट फॉर ओनली केवी टीचर्स आर प्रिंसिपल आर वाइस। रूल नंबर 7, इन्वेस्टमेंट लैंडिंग बोरोइंग, नो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट। रूल नंबर 9 कहता है कॉशन, ओरल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सीनियर ऑफिसर, ऑब्टेन रिटर्न कंफर्मेशन बिफोर एक्टिंग। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन वो कार्य को संपादित कर लेने के बाद कम से कम आपको रिटर्न परमिशन या इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए, ऑर्डर्स ले लेना चाहिए। रूल नंबर 10, गिफ्ट कैन नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड लिमिट विदाउट सैंक्शन। अब लिमिट क्या है वो देख लीजिए आप। रूल नंबर 11 कहता है पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन। ये मैं केवल ये बता रहा हूँ कि ये रूल्स है जो अभी तक नहीं पूछे गए, तो अब चांसेस है। गिफ्ट cannot accept gift beyond prescribed limits without sanction. Public demonstrations, no participation in strike or inflammatory activities. Then rule number 19 says vindication of acts, characters, no press statement without prior sanction. आप बिना sanction के, prior sanction के press act नहीं दे सकते। ये रूल नंबर 16, बाइगेमी कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड मैरिज। Polygamy, bigamy you cannot do 2 marriages, cannot contract second marriage without government permission. Rule number 3(1), modified under RTI Act, government servant must furnish info as required. It is under amendment. So fundamental rule FR critical provision क्या क्या है देख लीजिए, यहाँ पे अच्छा खासा रिवीजन है आपको। FR 22 1A says pay fixation on promotion to higher post. 17(1)B says pay protection on reversion or demotion. लियन की बात करता है FR, title to hold a permanent post suspended when on foreign service. फॉरेन सर्विस की हम बात करते हैं, सर्विस रेंडर्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन अदर देन ओन ऑन डेपुटेशन, दिस इज नोन एज फॉरेन सर्विस। इफेक्टिव डेट ऑफ स्टेपिंग अप पे ऑफ सीनियर ऑफिसर, डेट ऑफ प्रमोशन ऑफ जूनियर। इफेक्टिव डेट ऑफ स्टेपिंग अप पे ऑफ सीनियर ऑफिसर, ये कौन सा होगा? डेट ऑफ प्रमोशन ऑफ जूनियर। स्टैंडर्ड लाइसेंस फी 10% ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ रेसिडेंस and retention of government quarter after superannuation maximum 2 month, 2 महीने तक आप अपने गवर्नमेंट क्वार्टर को रिटेन कर सकते हैं। एनईपी 2020 के अनआस्क्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करते हैं। एनईपी 2020 तो पूछा गया है, लेकिन वही चीज बार बार पूछी गई, तो कौन कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं पूछी गई? 5 पिलर्स ऑफ एनईपी 2020 नहीं पूछा गया है, तो 5 पिलर्स कौन कौन से हैं? असेस, इक्वालिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये 5 पिलर्स है, इनको याद रख लीजिए। मदर टंग या होम लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल ग्रेड 5 टू प्रेफरेबली ग्रेड 8, लेकिन 5 तक तो कंपल्सरी। वोकेशनल एजुकेशन इंटीग्रेटेड फ्रॉम ग्रेड 6 विथ इंटर्नशिप्स, बैकलेस पीरियड, स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन ऑफ वर्क एंड एजुकेशन। 3 लैंग्वेज फार्मूला स्ट्रेंथन, नो इम्पोजिशन ऑफ एनी लैंग्वेज। Board exam to be redesigned, test core competencies, not rote learning, रट्टा मारना। Student can take exams twice, बोर्ड में अब हो गया है इसी साल से, 25-26 से। परख, नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर स्टैंडर्ड असेसमेंट इवैल्यूएशन एंड रिसर्च, ये परख। NDEAR, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, इंटीग्रेटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों ये आपको खुद को पढ़ना है, लेकिन जब कोई आपके लिए पढ़ रहा है तो कम से कम आप सुन रहे हैं। इट गोज इनटू योर ईयर एंड इट विल स्टे फॉर सम टाइम एटलीस्ट, यस यू हैव रीड। इन सब चीज़ों को फिर से पढ़िए, मैं बार बार कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इसका PDF का प्रिंट आउट ले लीजिए। इट इज़ ऑल अवेलेबल फॉर यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल आई कैन डू फॉर यू ऑल।
इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ कि इन सभी को कंपाइल किया गया है, बनाया गया है, डॉक्यूमेंटेशन किया गया है, इन्हें अरेंज किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया कि कौन से एरियाज को इसमें रखना है। वो क्वेश्चन छांटे गए हैं जो अभी तक परीक्षा में नहीं पूछे गए, वो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो अभी तक परीक्षा में पूछे गए हैं, उनको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए गए हैं। व्हाट एल्स, यदि आप इनको ही अच्छे से कर लेते हैं तो एटलीस्ट यू विल बी कॉन्फिडेंट एनफ टू गो इन द एग्जामिनेशन। आई होप अभी तक जो दोस्त इस वीडियो पे बने हुए हैं, it is entertaining them, it is giving them something, learning is taking place, that's why they are there in the video. National Curriculum Framework School Education 23, NCF School Education. Now assessment reconceptualized as assessment of learning, for learning, as learning. ये हमने रिकंसेप्चुअलाइज्ड किया, कंसेप्शन को फिर से रिकंसेप्चुअलाइज्ड किया असेसमेंट को। असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब ऑनगोइंग फॉर्मेटिव प्रोसेस, इन्फॉर्मिंग टीचिंग एंड लर्निंग। करिकुलम एरियाज क्या है? लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंसेज, सोशल साइंसेज, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, ये सब करिकुलम के एरियाज है। टेक्स्ट बुक डिजाइन प्रिंसिपल क्या है? डिसिप्लिन प्रिंसिपल। कंटेंट मस्ट नॉट कॉन्ट्राडिक्ट कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द डिसिप्लिन। जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम की हम बात करते हैं, GAS, जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम। ये क्या है भाई? स्टेज 1 इसका होता है अलार्म रिएक्शन, शॉक एंड काउंटर शॉक। स्टेज 2 रेजिस्टेंस, बॉडी अडॉप्ट्स एंड फाइट्स स्ट्रेस। स्टेज 3 एग्जॉशन, रिसोर्सेज डिप्लीटेड, ब्रेकडाउन। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा इसका? अलार्म, पहले अलार्म, फिर रेजिस्टेंस और फिर एग्जॉशन। ये क्या है आपका? जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम, GAS, जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम। क्या है ये? अलार्म, रेजिस्टेंस एंड देन एग्जॉशन। दोस्तों इतना मैं आपसे कहना चाहता था और ये वीडियो मैं आपके लिए बहुत पहले लाना चाहता था। देखिए इसको ध्यान से। नाउ वी आर इन द लास्ट 5 मिनट वी आर लेफ्ट विथ रैपिड फायर रिवीजन राउंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर यू हियर। सारे फैक्टर्स, कम से कम इतना तो आपको आना ही चाहिए। प्रिंट आउट निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए, एक बार मेरे साथ साथ दोहराते जाइए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप यदि मेरे आवाज को म्यूट कर दे और आप खुद पढ़ें, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए मैं तो बोलते जा रहा हूं, जो सुनना चाहते हैं दोस्तों उनके लिए, और जो खुद बोलना चाहते हैं उनके लिए वह बेहतर होगा। पॉक्सो एक्ट पास 2012, जेंडर न्यूट्रल रिपोर्टिंग मैंडेटरी, ये हो गया आपका पॉक्सो। RTE एक्ट एज ग्रुप 6 to 14, फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन, ये हो गया भाई। RTI नॉर्मल टाइम लिमिट क्या है? 30 days, 48 hours इन केस ऑफ लाइफ लिबर्टी मैटर्स। RTI फर्स्ट अपील टाइम 30 days ऑफ द रिप्लाई। CCS CCA इंक्वायरी टाइम लिमिट 6 month, मॉडल टाइम लिमिट अंडर रूल 40 कैन बी इनहेंस्ड, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था। पॉस एक्ट ICC मिनिमम मेंबर्स 4 मेंबर कम से कम होना चाहिए और सारे मेजोरिटी ऑफ मेंबर शुड बी वुमेन। पॉस एक्ट स्पेशल लीव ड्यूरिंग इंक्वायरी मैक्सिमम 90 days। दिव्यांगजन रिजर्वेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 4% होना चाहिए। RPWD एक्ट मिनिमम डिसेबिलिटीज 40% होना चाहिए। और कितनी डिसेबिलिटी कवर होती है इसमें? 21 डिसेबिलिटीज कवर होती है, 21। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी लिमिट GFR 17 की हम बात करते हैं तो अप टू 25 lakhs और 25,000 तक बिना टेंडर। जेम प्रोविजंस इन GFR 17 रूल 149 कहता है जेम सेलर MRP डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 10% ऑन MRP। NPS एक्सेप्शन, आर्म्ड फोर्स पर्सनल इसमें शामिल है, यहाँ तक कि रेलवे वाले भी शामिल है। MSCP बेंचमार्क 7 CPC की बात करें तो गुड से बढ़ा के क्या कर दिया गया है? वेरी गुड कर दिया। अपार में भी इसे देखा जाता है। सस्पेंशन इज नॉट अ पेनाल्टी, इट इज प्रिकॉशनरी मेजर। माइनर पेनाल्टी अंडर CCS CCA रूल, सेंसर। डिफेंस असिस्टेंट मैक्सिमम केसेस 7 केसेस साइमल्टेनियसली इफ रिटायर। CAMA रूल, सेंट्रल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल, एडवांस लिमिट की बात करते हैं तो 90%, 90% ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। OPD एडवांस कंडीशन, टोटल एक्सपेंडिचर 10,000 रुपीज। सलामांका स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ED, दैट इज 1994 स्पेन में हुआ था, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए।
तभी से इंक्लूसिव एजुकेशन इफेक्ट में आया है। निपुण भारत का टारगेट ईयर क्या है? मैंने बोला था आपको कि उस समय पढ़ाते समय बोला था कि मैं अंत में ये प्रश्न पूछूंगा 2026-27 जो चल रहा है। एनईपी 2025 पिलर्स कौन कौन से हैं? एसेस, इक्वालिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ये 5 वर्ड याद रखें। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। NDEAR फुल फॉर्म क्या है उसका? नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्ट। फर्क, नेशनल असेसमेंट सेंटर स्टैंडर्ड्स एंड इवैल्यूएशन। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC 360 डिग्री न्यू रिपोर्ट कार्ड अंडर NEP 2020 360 डिग्री असेसमेंट। पंचकोश NCF फाउंडेशनल स्टेज 2020 क्या है? अनम्या, प्रणम्या, मनोमाया एंड ऑल। ये आप याद करें, आपको आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं। अब ये प्रणम्या कोश क्या है? लाइफ फोर्स एनर्जी लेयर। फ्लेंडर या FIACS डायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या है? लेक्चरिंग, गिविंग डायरेक्शन एंड क्रिटिसाइजिंग। एक्चुअली क्रिटिकल अप्रिशिएशन जिसे हम कहते हैं, समालोचनात्मक। फ्लेंडर्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या है? एक्सेप्टिंग फीलिंग, प्रेजिंग, एक्सेप्टिंग आइडियाज एंड क्वेश्चनिंग। ये क्या है? फ्लेंडर्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटीज, disability caused by social discrimination and environmental barriers. GAS stages, alarm, resistance and exhaustion। 3 स्टेप की बात की थी हमने। FRSR में लियन क्या है? टाइटल टू होल्ड अ परमानेंट पोस्ट। FR स्टेपिंग अप पे, इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ प्रमोशन ऑफ जूनियर ऑफिसर, अभी हमने पढ़ा था। लाइसेंस फी, गवर्नमेंट क्वार्टर की हम बात करते हैं, 10% ऑफ कैपिटल कॉस्ट पर एनम। रिटेंशन आफ्टर सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट के बाद मैक्सिमम 2 महीने तक आप क्वार्टर रख सकते हैं। रिटेंशन की बात कर रहे हैं हम। रिटेंशन आफ्टर सुपर एनुएशन मैक्सिमम 2 मंथ। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 PCM। JCM मेंबर्स का टेन्योर कितने साल का होता है? 3 साल का। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी थी, अनफॉर्चुनेटली इस स्ट्रेटेजी को हम अपना नहीं सकते हैं। मैं चाहता हूं अभी आपके पास 48 आवर्स हैं, इनफैक्ट 48 आवर्स भी नहीं है, 24 आवर्स और मोर देन 24 आवर्स है। तो आप प्रायोरिटी 1 की बात करें तो स्कोर मैक्सिमम इन चीज़ों को आप देख लीजिए। ऑल कॉमन MCQ जिसकी अभी हमने चर्चा की, सेक्शन B से लेकर सेक्शन H में जितने हमने MCQ की, एक बार पढ़ लीजिए, आप एक बार सुन लीजिए, वीडियो को 2 बार देख लीजिए। RTI एक्ट, टाइम लिमिट एग्जाम्पन सेक्शन 8 फर्स्ट अपील, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। ये आपको मैं रिवाइज करूंगा परीक्षा के बाद, देखते हैं इसमें से क्या होता है। पॉक्सो को पढ़िए, की फीचर्स, मैंडेटरी रिपोर्टिंग, एज डेफिनेशन क्या है इसको पढ़िए। NEP 2020 को पढ़िए, 5 पिलर को पढ़िए, 5+3+3+4 को पढ़िए, 3 लैंग्वेज असेसमेंट रिफॉर्म्स को पढ़िए। प्रायोरिटी 2 की बात करते हैं तो सर्विस रूल को पढ़िए। CCS CCA रूल्स, माइनर मेजर पेनाल्टीज, सस्पेंशन, इंक्वायरी प्रोसीजर, टाइम लिमिट। CCS कंडक्ट रूल 3, 7, 9, 10, 11 की ऑब्लिगेशंस को पढ़ लीजिए। FRSR में पे फिक्सेशन को पढ़िए, FR 22 को पढ़िए, लियन फॉरेन सर्विस एंड लाइसेंस फी को पढ़िए। GFR 17 में प्रोक्यूरमेंट लिमिट्स को पढ़िए, जेम रूल 149 को पढ़िए, रिपेयर वर्क लिमिट को पढ़िए। एजुकेशन सेक्शन की हम बात करते हैं जो ऑनगोइंग है, लीडरशिप थ्योरीज, ट्रांसफॉर्मेशनल इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटेड सिचुएशनल, पियाजे, एरिक्सन और कोहेलबर्ग की स्टेजेस एंड की कंसेप्ट को पढ़िए। मोटिवेशनल थ्योरीज को पढ़िए, मास्लो, ERG, 2 फैक्टर्स, एक्सपेक्टेंसी एंड इक्वलिटी को पढ़िए। एंड फ्लेंडर्स FIACS डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टीचर्स टर्म। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। और मैं बड़ी ही ईमानदारी से कहता हूं कि जिन दोस्तों ने इन वीडियो को पूरे 1 घंटा 18 मिनट बड़े ही इत्मीनान से, ध्यान से, पेशेंस से देखा है, यदि दोस्तों आप सचमुच रिवीजन करना चाहते हैं तो डायरी और पेन लेके बैठे, और इस वीडियो को देखने में आपको 1 घंटा 18 मिनट नहीं, 2 घंटे 36 मिनट लगने चाहिए। हर वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए, मेरी बात को सुनिए और फिर उसको एक बार खुद पढ़िए। आप डेफिनेटली वो आपके दिमाग में बैठेगा and you are not left with any other choice than to revise. And when you want to do the revision, I don't think any document can help you better revise the thing than this one. That's all for this, friends. Still, if you have not subscribed the channel, that is ungrateful things towards the channel.
that you have been studying and have not subscribed the channel. Do subscribe the channel, share the videos, like the videos. See you in the next video. Thank you. Have a nice day. I'll be coming with videos like this. Still, things are not over. Many miles to go before we sleep. Thank you. Have a nice day. See you again.